वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग सर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका, शुभम गुड मॉर्निंग। चले बेटा, कल दो क्वेश्चन अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको एक पोर्शन करने के लिए कहा था, आपने किया? मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 का वो आंसर भेजेंगे आप, मुझे नहीं भेजा ना आपने प्रियंका? क्वेश्चन नंबर 7 चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन था एडिशनल इंफॉर्मेशन। उससे पहले था लास्ट सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। आपको एक जनरल सिचुएशन में पूछा गया था कि कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो मैं 7 में क्वेश्चन सबसे पहले जो आंसर है, इनके अगर पॉइंट लगाते हैं ए बी सी डी तो ये ई पॉइंट हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंस निकालते हैं, बहुत सिंपल सा काम था। 400 एम्प्लॉय थे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। ईयर नंबर 1, पहले साल का एक्सपेंस। पहले साल का एक्सपेंस कितना था? फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा 400 इंटू 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑप्शन था 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सर 0.84 भी तो आएगा वो सर। 16% माइनस होगा ना उसका। अरे वो तो लास्ट वाले ऑप्शन में ना, सबसे पहले वाले में तो इन्होंने केवल एक्सपेंस पूछा। 3 अलग अलग क्वेश्चन है ना ये। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। सबसे पहला क्वेश्चन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस बताओ रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर, तो पहले तो आपको उसके हिसाब से बताना है। फिर उन्होंने क्वेश्चन में कहा एडिशनली ये और मानते हुए बताओ। फिर तीसरे में उन्होंने कहा ये चीजें और ऐड करते हुए बताओ। तो 3 क्वेश्चन है अपने आप में। तो हम तो बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की। अभी बताओ कितना है, चेंज करते जाएंगे अपन फिर इसी में। 400 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय थे 100 ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय 30 1/3। 4 लाख आएगा। 4 लाख। ईयर नंबर 2, 400 multiplied by 100 multiplied by 30 2/3, that is 8 lakh minus expense for year 1 rupees 4 lakh। तो ये हो गया 4 लाख। और सेम चीज हम कर देंगे ईयर नंबर 3 के लिए। 400 multiplied by 100 multiplied by 30 3/3, 12 lakh minus expense up to year 1 8 lakh। तो अगर ये एकदम सीधा क्वेश्चन होता, तो हमारे लिए बड़ा इजी टास्क था कि तीनों सालों का एक्सपेंस कितना कितना होता, 4 लाख। क्लियर? पहला क्वेश्चन का आंसर तो फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, फिर बात आती है इसके नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू ई लिखा हुआ है, उसकी बात करते हैं। अगर इसमें और जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए?
on the basis of weighted average probability, the entity estimates that 20% of the employee will leave during 3 years period. मतलब 20% एम्प्लॉई 3 साल के पीरियड में छोड़ के जाएंगे. ठीक है साहब, तो मैं इतना सा कर देता हूं, 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.80, 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.80, और अपन ये मान के भी चलते हैं कि उनको ऑप्शन फॉरफिट कर लिए गए, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.80. ये लो साहब, ये आंसर रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा. कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा शायद 3,20,000. 320 आएगा ना? यस सर. 80 था. यहां हो जाएगा 720. 6,40,000. उसमें से 320 माइनस कर देंगे तो यहां भी आ जाएगा 3,20,000. यहां पे हो जाएगा 9,60,000. उसमें से माइनस कर देंगे 6,40,000. तो ये भी आ जाएगा 3,20,000. क्लियर? तो मतलब अगर हमने 1% वाला चेंजेस डाला, हमने कहा कि अगर 20% एम्प्लॉय 3 साल में छोड़ के जाएंगे तो आंसर हो जाएगा ये वाला. ओके, डन. ठीक है, फिर ये कहता है आपके पास और इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. अगर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन और ज्यादा अवेलेबल है. क्या अवेलेबल है? ड्यूरिंग ईयर नंबर 1, पहले साल 18 लोग छोड़ के गए. मैंने कहा जाओ, तो मेरा कौन सा पहला साल लास्ट ईयर था. अगर मेरा पहला साल लास्ट ईयर होता तो मैं पहले साल का एक्चुअल देखने जाता, तो पहला साल तो लास्ट ईयर है ही नहीं. फिर इसने कहा द एंटिटी रिवाइज्ड इट्स एस्टिमेट ऑफ टोटल एम्प्लॉय डिपार्चर ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम 20% टू 16%. मतलब मैंने पहले साल अपना एस्टिमेट रिवाइज कर लिया. जो मैंने 20 सोचा था वो 20 की जगह मैंने 16 कर लिया. अगर 16 कर लिया तो ये कितना होगा पहले साल में? क्योंकि मैंने पहले साल ही अपना एस्टिमेट चेंज कर लिया. ये पहले साल की बात कर रहा हूं. 400 मल्टीप्लाइड बाय 84, 0.84. 84 क्यों लिखा है? क्योंकि 16% मैंने ये मान लिया कि 16% ही छोड़ के जाएंगे. बताओ कितना होता है? 336. 3,36,000. चलिए सर, फिर हम आगे ईयर नंबर 2 में. ईयर नंबर 2 आपको क्या कहते हैं? ध्यान से देखते हैं ईयर नंबर 2 की वैल्यू. ईयर नंबर 2 की वैल्यू है पहले साल में 18 छोड़ के गए. ठीक है, फिर आगे ये कहता है द एंटिटी रिवाइज ड्यूरिंग द ईयर 2, ड्यूरिंग द ईयर 2 ए फर्दर 20 एम्प्लॉय लीव. दोबारा 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए. मैंने कहा दूसरे साल से फर्क नहीं पड़ता. हाँ, क्या मुझे दूसरे साल में पहले साल का एक्चुअल तो माइनस कर देना चाहिए? यस सर, कर देना चाहिए. लेकिन ध्यान से सुनो, द एंटिटी रिवाइज इट्स एस्टिमेट द टोटल एम्प्लॉय लीव ड्यूरिंग 3 इयर्स पीरियड. अब दोबारा ये क्या कह रहे हैं? 3 साल के पीरियड में टोटल 13% छोड़ के जाएंगे. तो एक बात बताओ बेटा, इस टोटल 13% में क्या पहले साल वाले 18 इंक्लूडेड हैं या नहीं है? सर इंक्लूडेड ही. इंक्लूडेड है. मतलब क्या मैं 400 में से 18 अलग से माइनस करूं और 13% अलग से माइनस करूं, या केवल 13% माइनस करूं? सर वो तो हट गया ना, पहले ही तो 13% ही. हाँ, पहले माइनस हो गया. 18 माइनस करने की जरूरत ही नहीं है. 400 में से सीधा 13 ही माइनस होगा. दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30
मल्टीप्लाइड बाय 2/3। बताइए वैल्यू। 6,96,000। 6,96,000। इसमें से माइनस हो गया 3,36,000। ये वैल्यू आ गई 3,60,000। सर अगर इसमें ये लाइन नहीं बोलता 13% वाली तो 13% वाली, देखो इसको एक लाइन का बोलने का एक तरीका और भी था। मान लो वो कहता कि इट इज एस्टिमेट दैट 13% एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग 2 years पीरियड। अगर वो मान लो ऐसा कह देता, 3 years की जगह 2 years पीरियड कहता, तो फिर पहले मैं 400 में से 18 माइनस करता, फिर उस बचे हुए का 13% माइनस करता। या फिर वो एक बात ऐसा कहता कि मान लो मेरे यहां से एनुअल, अब मैं सोच रहा हूं दूसरे साल में वो एक्सपेक्ट करता कि एनुअल 5% छोड़ के जाएंगे, तो पहले मैं 400 में से 18 माइनस करता, 18 माइनस करने के बाद उसमें से 5% माइनस करता, फिर उसमें से 5% माइनस करता 2 बार। और सुनो, मान लो वो कुछ नहीं कहता, जैसा उसने पहले क्वेश्चन में वो ये लाइन में बोल दिया कि पहले साल उसने एस्टिमेट किया था 3 साल में 16% छोड़ के जाएंगे, फिर दूसरे साल में जाके कहता कि पहले साल 18 छोड़ के गए, तो आप क्या करते? तो भी आप 18 का कुछ नहीं करते, क्योंकि उस 16% में वो 18 इंक्लूडेड है। तीसरे साल में एक्चुअल वैल्यू पे चले जाते। तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर ये बोलता है 3 years एस्टिमेट, तो बेटा अगर उसने पूरे टाइम का एस्टिमेट लगा रहा है, तो एक तरीका और बताता हूं समझने का, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्या कहता है, मान लो मैं आपको कहूं कि पहले साल 100 लोग छोड़ के गए, इस एग्जांपल से नहीं, अलग बात कर रहा हूं, कितने भी एम्प्लॉय होंगे, मैं कहता हूं पहले साल, फिर मैं आपको कहता हूं दूसरे साल में एक्सपेक्ट करता हूं 50 छोड़ के जाएंगे, और तीसरे साल में एक्सपेक्ट करता हूं 40 छोड़ के जाएंगे, तो टोटल हो गए 190। अब ये बताओ, ये 190 एक्सपेक्टेड है या एक्चुअल है? क्या आप ऐसा कहोगे 190 में 100 एक्चुअल है 90 एक्सपेक्टेड है? नहीं, ये 190 की जो वैल्यू वो तो एक्सपेक्टेड है या नहीं है? यस सर। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं इसको कि 3 साल में एक्सपेक्टेड 190 छोड़ के जाएंगे, अब उसमें से 100 जा चुके हैं, तो वो इस 190 में इंक्लूडेड ही है ना? यस सर। तो बस फर्क केवल क्या है, आपको पहले साल का तो एक्चुअल एम्प्लॉय में बता दिया, और आगे वाली चीज आपको परसेंट में बता दी। बता दो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये टोटल चाहिए। अब एक जना कहता है इस टोटल को ही 10% मान लो, तो इसमें ये 100 इंक्लूड हो गया ना? ठीक है, डन। यस सर। चलिए अब आप आगे तीसरे साल में। तीसरे साल में क्या करना है? अब तीसरे साल में तो मुझे एक्चुअल नंबर पता है, और जब तक नंबर पता हो तब तक आपको नंबर ही लेने हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है साहब तीसरे साल में 14 लोग और छोड़ के चले गए। तीसरे साल में तो मेरे लिए बहुत इजी काम हो गया, 400 एम्प्लॉय थे, 400 में से पहले साल कितने छोड़ के गए? पहले साल छोड़ के गए 18, फिर छोड़ के गए 20, फिर छोड़ के गए 14। ये लो साहब, इतने लोगों को ऑप्शन दोगे, एक को 100, सॉरी 40 नहीं 14, एक को 100 दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 30 दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2/3, सॉरी 3/3, 1044 10,44,000 माइनस 6,96,000, 348 3,48,000। ये लीजिए सर, क्लियर है? शुभम ऑडियो बंद रखो, उतनी देर चालू करो जितनी देर बोलो, ठीक है ना? वरना वो तुम्हारी जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन दिखाई देती रहेगी, ये बोर्ड वाली स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। ठीक है, डन सर। हाँ डन। चलिए ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट वाले पोर्शन को हमने 3 पार्ट में किया है, 3 अलग अलग क्वेश्चन मानते हुए।
क्लियर? प्रियंका, विकास? यस। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 सर करा दिया था, आप नहीं कर? ठीक है। प्रियंका, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 या मुझे कराना है? हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये एक जैसे सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, समझते हैं। बेसिकली नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग तरीके से बातों को कहा जा रहा है हर क्वेश्चन में, तो लैंग्वेज समझते हैं। एक्चुअली ये लैंग्वेज ही हमारा एग्जाम की प्रॉब्लम होती है। चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है ग्रांट विद ए परफॉर्मेंस कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वेरीज। इस बार क्या हो रहा है, देखो इस बार क्या होगा, इस बार ये कह रहे हैं नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन। आप हमेशा देखते हो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें नंबर ऑफ ऑप्शन फिक्स रहते हैं, किसी को 100 मिल रहे हैं तो 100 मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं तो 50 मिल रहे हैं। ये कहता है अगर नंबर ऑफ ऑप्शन वेरी हो जाए तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 एक्स लिमिटेड ग्रांट ऑप्शन टू 200 एम्प्लॉय। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एक्स लिमिटेड ने अपने 200 एम्प्लॉय को ऑप्शन ग्रांट किया। द शेयर ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3। शेयर ऑप्शन वेस्ट होगा तीसरे साल के एंड में। प्रोवाइडेड दैट द एंटिटी रिमेन्स एम्प्लॉय रिमेन इन द एंटिटीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडेड दैट द रेवेन्यू ऑफ कंपनी इंक्रीज एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ 8% पर ईयर। मतलब दो कंडीशन लगाई कि आपको 3 साल काम भी करना है और 3 साल में कंपनी की रेवेन्यू में एटलीस्ट 8% का प्रॉफिट तो इंक्रीज तो रेवेन्यू होनी ही चाहिए। इफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इट 8% एंड अबव, अगर आपका परसेंटेज 8% या उससे ज्यादा है बट बिलो 10%, मतलब 3 साल बाद चेक करेंगे कि जो आपका परसेंट आता है अगर वो परसेंट 8% से ज्यादा है लेकिन 10% से कम है तो ईच एम्प्लॉय विल रिसीव 120 शेयर ऑप्शन। हर एम्प्लॉय को 120 ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर कहता है इफ परसेंटेज इफ 10% एंड अबव, लेकिन अगर आपका इंक्रीज का परसेंट 10% है या उससे ज्यादा है लेकिन 15% से कम है तो हर एम्प्लॉय को 120 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 240 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। एंड इफ परसेंटेज 15% एंड अबव, ईच एम्प्लॉय विल रिसीव 360 शेयर ऑप्शन। तो हमने कह दिया साहब 3 साल तक काम तो करना ही करना है। अगर काम करने के बाद आपको लगता है आपका परसेंटेज 8 से 10 के बीच में रहने वाला है, मतलब 8 या 8 से ज्यादा लेकिन 10 से कम, तो आपको 120 ऑप्शन मिलेंगे। 10 या 10 से ज्यादा बट 15 से कम तो आपको 240 ऑप्शन मिलेंगे। 15 या 15 से ज्यादा तो आपको 360 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। ऑन द ग्रांट डेट एक्स लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की फेयर वैल्यू है 40 रुपीज, एंड ऑल्सो एस्टिमेट्स दैट 60% एम्प्लॉई विल लीव बिफोर द एंड ऑफ 3 ईयर। मतलब ये 60% का जो आपको क्राइटेरिया दे रखा है ये 1 साल का दे रखा है, 2 साल का दे रखा है या 3 साल का दे रखा है? 3 साल का टोटल दे रखा है 16%। ओके। यस। आगे बोलता है बाय द एंड ऑफ ईयर 1। अब देखो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। पहले ये बोल रहा था तीसरे साल के बिगिनिंग में इसने सोचा कि 16% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, लेकिन एंड आते आते ये पता है क्या सोच रहा है, बाय द एंड ऑफ ईयर 1 12 एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट। 12 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए
and entity still expect that a total of 32 employee will leave by the end of year 3. अब बताओ साहब, आप पहले साल कितने एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे? और सारी बात बाद में पूछना चाहता हूं, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि कितने एम्प्लॉय के लिए आप पहले साल में एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। 200 में से 16% माइनस करेंगे या 168 के लिए? ये 168 आपने 16% माइनस किया है या 32 माइनस किया है? मैं दोनों अलग अलग बातें पूछ रहा हूं, क्योंकि 16% नहीं करना, 32 करना। ठीक है, बात वही है, बात वही है। लेकिन जहां ये 32 लिखा हुआ है ना, टोटल ऑफ 32, अगर उसकी जगह 31 लिखा हुआ होता तो मैं 31 माइनस करता। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आपको पहले साल ही, मतलब पहले साल एस्टिमेट रिवाइज हो गया। पहले वो परसेंटेज में बोल रहा था, बाद में वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बोलने लग गया। तो वो बाद में जो बात बोल रहा है, मैंने कहा था हमेशा रिसेंट वैल्यू अवेलेबल लेंगे। भाई अगर एक चीज को साल में 2 बार एक्सपेक्ट किया, साल के शुरू में एक्सपेक्ट किया था 16%, साल के एंड में एक्सपेक्ट कर रहा है 32 एम्प्लॉय, तो आप एक्सपेक्टेशन लेंगे, लेकिन वो वाली एक्सपेक्टेशन लेंगे ना जो सबसे लेटेस्ट हो। क्लियर? तो अगर ये 32 की जगह 31 लिखा हुआ होता तो मैं 31 एम्प्लॉय लेता। डन? समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? चलिए आगे बोलता है, इन ईयर वन में रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 12%। अब पहले साल में रेवेन्यू इंक्रीज हुई 12%, एंड द कंपनी expect this rate of increase to continue over the next 2 years. अब ये क्या कहता है साहब? ये कहता है कि 12% रेवेन्यू इंक्रीज हुई और कंपनी स्टिल एक्सपेक्ट ये करती है कि अगले 2 साल में भी 12% ही रहेगी। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑप्शन कितने लेंगे? नंबर ऑफ ऑप्शन कितने लेंगे? 120, 240 या 360? सर 240। 240। वेरी गुड, 2 ईयर तक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अप टू 2। टाइम पीरियड हमें पता ही है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमें पता ही है, निकाल देते हैं एक्सपेंस पहले साल का। सॉल्यूशन नंबर 9, सॉल्यूशन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस की कैलकुलेशन क्या कहता है आपको? ईयर नंबर 1, सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास 200 एम्प्लॉई है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है 32 एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे एक एम्प्लॉय को। अब अर्निंग्स है 12%, 10% से ज्यादा बट 15 से कम, तो इसलिए एक एम्प्लॉय को 240 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन की वैल्यू है 40, फेयर वैल्यू ऑप्शन है 40। अगर फेयर वैल्यू ऑप्शन 40 है तो डिवाइडेड बाय 1/3 कितना आता है? 5,37,600। 5,37,600। वेरी गुड। चलिए सर ये -30 की जगह 0.84 भी चलेगा ना? 0.84 कर ले। 84 मत 32 की करो जगह बेटा, 32 करो, क्योंकि हम 60 में वापस से कहता हूं, मैं 16% नहीं ले रहा हूं, मैं तो 32 नंबर ले रहा हूं। हमें बाद में क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, पहली एक्सपेक्टेशन थी परसेंटेज में, उस एक्सपेक्टेशन को रिवाइज कर दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय लो। ठीक है, ये तो एक कोइंसिडेंस है कि वो 16% 32 के बराबर ही हो रहा है। ओके, चलिए ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 2 का डेटा बढ़ते हैं। ईयर नंबर 2 में उसने कहा बाय द एंड ऑफ ईयर 2 ए फर्दर 10 एम्प्लॉय लेफ्ट।
अब 10 एम्प्लॉय और चले गए तो आगे लिखता है ब्रिंगिंग द टोटल टू 22 टू डेट। मतलब वो कहता है पहले साल 12 गए थे, दूसरे साल 10 और चले गए, तो जाने वालों का टोटल हो गया 22। द एंटिटी नाउ एक्सपेक्ट ओनली 5 मोर एम्प्लॉय विल लिव ड्यूरिंग द ईयर 3। तो अब एम्प्लॉय वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले साल में कितने और लोग छोड़ के जाएंगे, 5। तो इसका मतलब टोटल छोड़ के जाने वालों का नंबर कितना है, एक्सपेक्टेशन कितनी है, टोटल एक्सपेक्टेशन बता सकते हो कोई दूसरे साल की? मैं कहता हूं पहले साल मेरे यहां से 12 एम्प्लॉय छोड़ के गए, दूसरे साल मेरे यहां से 10 एम्प्लॉय छोड़ के गए, मतलब दूसरे साल तक मेरे यहां से टोटल 22 छोड़ के चले गए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तीसरे साल में 5 और चले जाएंगे। तो एक बात बताओ, पहले साल में मुझे पता है 12 गए, दूसरे साल में 10 गए, तीसरे साल में मेरी एक्सपेक्टेशन है 5 जाएंगे, तो टोटल 27। अब ये बताओ ये 27 3 साल में छोड़ के जाएंगे, क्या ये मेरी दूसरे साल की एक्सपेक्टेशन है या नहीं है? क्या ये दूसरे साल की एक्सपेक्टेशन है? मैं बोल सकता हूं कि दूसरे साल में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 साल में टोटल 27 छोड़ के जाएंगे। बस यही बात समझनी बेटा, यहीं पे ये क्वेश्चन आपको परेशान करता है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको अपना फिक्स चीजें ध्यान रखनी है कि हाँ हमें तो हमारे रूल्स पे स्टक रहना है जैसा हम सोचते हैं। तो 200 माइनस 27, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा 12 प्लस 10 प्लस 5? फिर आप कहते हैं सर हम 2 सालों का एक्चुअल ले रहे हैं, दूसरे साल में तो एक्चुअल लेते ही नहीं है, तो मैं एक्चुअल ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक्सपेक्टेड ले रहा हूं। मल्टीप्लाइड बाय, आगे क्या बोल रहे हैं साहब, therefore total 27 will have left, expected, इसने बोल भी दिया देखो, therefore expected total of 20 employee will have left during the 3-year period। ये लो सर खुद ने ही कह दिया। रेवेन्यू इन ईयर 2 इंक्रीज बाय 18%। अब दूसरे साल में रेवेन्यू इंक्रीज हो गई 18%, मतलब पहले साल हुई थी 12%, दूसरे साल हो गई 18%, तो 2 साल में हो गई 30%। अगर इसका एवरेज निकाले तो हो गई 15%। और ये क्या कह रहे हैं, रिजल्टिंग एन एवरेज ऑफ 15% ओवर द 2 years। अब बताओ पहले साल 15, दूसरे साल 15, 2 साल का एवरेज 15। तो अब आप मुझे बताओ कि दूसरे साल में ये कितना लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 240 या 360? सॉरी दूसरे साल में 240 या 360? 15% से ज्यादा या 15%, 15% या 15% से ज्यादा हो रहा हो तो 360। जब पहले दोनों सालों का एवरेज भी 15 आ रहा है तो हम तो भाई पिछले साल भी 15% से हो गया, इस साल पिछले साल कम हुआ तो इस साल ज्यादा हो गया, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल होने वाला कम है? ऐसा उसने कुछ बताया भी नहीं है। तो 15% से कम तो आप मान ही नहीं सकते। तो कितना हो गया 360 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 16,60,800। 16 लाख 16, हाँ 60,800। ठीक है, माइनस एक्सपेंस अप टू ईयर 1 537,600, 11। अच्छा 1100, 11,23,200। फिर आगे ईयर नंबर 3। अब ईयर नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, ईयर नंबर 3 कह रहा है बाय द एंड ऑफ ईयर 3 फर्दर 8 एम्प्लॉय विल लेफ्ट। तो टोटल कितने एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए, 8।
10 और 12, टोटल एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए 30। तो हम कहेंगे साहब 200 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ये लिखने का मतलब आप समझ रहे हो कि मैं एक्चुअल डेटा ले रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट हुई तीसरे साल में, 16%, पहले साल में 12, दूसरे साल में 18, तीसरे साल में 16, टोटल हो गया 46 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 15.33%। इसका मतलब थर्ड वाले क्राइटेरिया में आ गया, थर्ड वाले में आ गया मतलब 360 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 3/3। ये लो साहब 24,48,000। 24,48,000 माइनस एक्सपेंस अप टू ईयर 2 16,60,800। कितना आ गया थर्ड ईयर का, 7,87,200। यही आएगा 7,87,200 ही आएगा। यस सर। ठीक है सर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। प्रियंका कोई कंफ्यूजन? ओके चलिए फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, करना आपको है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एन एंटिटी ग्रांट टू ए सीनियर एग्जीक्यूटिव 10,000 शेयर ऑप्शन। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, ईयर 1 के बिगिनिंग में एक एंटिटी ने ग्रांट किए थे 10,000 शेयर ऑप्शन, conditional on the entities remaining in the employment at the end of year 3। 3 साल आपके एम्प्लॉयमेंट में रहेगा। The exercise price is ₹40। एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा? 40 रुपीज। However, the exercise price drops to ₹30 if entities earning increase by at least an average of 10% per year over the 3 years period। अब ये कहता है कि साहब वैसे तो एक्सरसाइज प्राइस 40 है, लेकिन आपका एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगा अगर एंटिटी की अर्निंग 10% या उससे ज्यादा हो 3 इयर्स के एवरेज में, एवरेज 3 इयर्स पीरियड में। ऑन द ग्रांट डेट एंटिटी एस्टिमेट्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन with an exercise price of 30। अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस 30 होता है तो फेयर वैल्यू ऑप्शन है 16। अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस 40 होता है तो फेयर वैल्यू ऑप्शन है 12। मतलब उन्होंने खुद ने कैलकुलेट बता दी कि अगर आप एक्सरसाइज प्राइस 30 मानते हो तो फेयर वैल्यू लेनी है 16, अगर आप एक्सरसाइज प्राइस 40 मानते हो तो फेयर वैल्यू लेनी है 12। अब ये कहता है ड्यूरिंग द ईयर 1 entities earning increase by 12% and the entity expect that earning will continue to increase at the rate over next 2 period। तो एक बात बताओ, अगर अर्निंग 12% से बढ़ेगी तो एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगा? अगर अर्निंग इंक्रीज होगी 12% से तो एक्सरसाइज प्राइस कितना रहेगा? हाँ भाई देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि एक कंपनी ने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को 10,000 ऑप्शन दिए हैं कि आप 3 साल तक हमारे यहाँ काम करोगे। अगर कंपनी की अर्निंग 10% या उससे ज्यादा बढ़ी तो आपका एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगा। अगर 10% से कम रही तो हम कहते हैं कि साहब एक्सरसाइज प्राइस 40 रहेगा। अब ये कह रहा है पहले साल 12% बढ़ी और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे भी 12% बढ़ेगी तो एक्सरसाइज प्राइस रहेगा 30।
अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगा तो इसका मतलब हमारे लिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक्सरसाइज प्राइस का कोई रिलेवेंस नहीं होता, हमारे लिए रिलेवेंस होता है वैल्यू ऑप्शन का। तो वो कहता है वैल्यू ऑप्शन हो जाएगा 16, वैल्यू ऑप्शन रहेगा 16, क्योंकि अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 है तो उसका वैल्यू ऑप्शन है 16। फिर ये कहता है ड्यूरिंग ईयर 1 की बात खत्म हो गई। ड्यूरिंग ईयर 2 एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज्ड बाय 13%। अब दूसरे साल में एंटिटी की अर्निंग 13% से बढ़ी और वो कह रहा है कि साहब तीसरे साल में टारगेट अचीव करेंगे, तो इसका मतलब दूसरे साल में कितना रहेगा, दूसरे साल भी यही रहने वाला है, कितना रहने वाला है 30, तो दूसरे साल की वैल्यू ऑप्शन में 16 हो गई। फिर आगे तीसरे साल एंटिटी की अर्निंग केवल 3% से बढ़ी, मतलब 12 प्लस 13 प्लस 3, 12 प्लस 13 प्लस 3 that is 28 divided by 3 that is 9.67। इसका मतलब तीसरे साल में जाके उसकी एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी 40 और एक्सरसाइज प्राइस 40 हो जाएगी, मतलब वैल्यू ऑप्शन कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑप्शन हो जाएगा 12। तो तीसरे साल में आपको वैल्यू ऑप्शन कितना लेना है 12। ओके, निकाल लेंगे एक्सपेंस आराम से। बाकी किसी चीज में चेंज नहीं है, ना तो नंबर ऑफ ऑप्शन में चेंज है, ना ही फिर उसमें आपके टाइम पीरियड में चेंज है, आपका तो केवल वैल्यू फेयर वैल्यू ऑप्शन चेंज है, तो वो हमने कंडीशन के हिसाब से लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट से। फॉर ग्रांट होगा, आपको समझ में आने लग गया कि ये होता क्या। ग्रांट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विद मार्केट कंडीशन, the entity recognize the goods and services received from a counterparty who satisfy all other vesting conditions. For example, services received from an employee who remains in service for specified period, ये तो अदर था, whether irrespective of market condition। अब बात आती है at the beginning of year 1 a entity grant to a senior executive 10,000 share option conditional upon the entity remain in the employment until the end of 3 years। ये पहले वाली बात है। However, the share option cannot be exercised unless the share price has increased from 50 rupees at the end of beginning of year 1 to above rupees 65 at the end of year 3। तो ये कहता है ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा, एक्सरसाइज ही नहीं किया जाएगा अगर शेयर की रेट 50 रुपए से बढ़ के 65 ना हो। फिर ये कहता है if the share is above at 65 at the end of year 3 the share option be exercised at any time during the next 7 years by the end of year। ठीक है साहब, अगर 3 साल बाद रेट बढ़ के 65 या उससे ज्यादा हो जाता है, 65 से ज्यादा हो जाता है, तो फिर अगले 7 साल तक कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। The entity applies a binomial option model which takes into account the possibility that share price will exceed rupees 65 at the end of 3 years, hence the share option become। अब कंपनी ने binomial share मॉडल लगाया, और मॉडल मतलब एक कैलकुलेशन की, एनालिसिस किया, एनालिसिस से उसे पता चला कि 3 साल के बाद जिस रेट से आज तक शेयर बढ़ता बढ़ता है उस रेट से ऐसा लगता है कि शेयर 65 से ऊपर ही जाएगा, तो एक्सरसाइज तो करेगा। द पॉसिबिलिटी दैट द शेयर प्राइस विल नॉट एक्सीड 65 एट द एंड ऑफ ईयर 3, मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हेंस द ऑप्शन विल बी फॉरफिटेड। इट इज एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन विद दिस मार्केट प्राइस इज 24। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी सा काम है। आपको तो खर्चा रिकॉर्ड करना है तीनों सालों का, 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 2/3 और 3/3। ओके, क्लियर? हाँ भाई, कर लेंगे दोनों क्वेश्चन 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11
तीनों के फॉर्मली आंसर आपको करने हैं, बाकी के तो मैंने करा दिए। 10, 11 और 8 एक्सपेंस कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके ग्रुप पे भेज भी देंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है उनका हो जाए। ओके, क्लियर? तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।